बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और हर रोज़ की तरह आज भी दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही है। नाज़रीन, लोग बड़े परेशान थे, खासतौर पे जो करियाना स्टोर मालिकान थे, क्योंकि दुकानें बंद करवा दी जाती थी। 8 बजे 9 बजे कारोबार होता ही शुरू शाम के वक्त है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। तो उनके लिए अब किफ़ायत मुहिम के तहत कुछ रिलीफ दिया गया है और टाइमिंग को बढ़ा के रात 10 बजे तक कर दिया गया। जी हाँ, और कारोबार की बंदिश की औकात समेत दीगर इकदाम की मुद्दत में अब 30 जून तक तोसी की सिफारिश की है। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ये किफ़ायत शारी इकदाम से मुतालिक कमेटी का इजलास भी हुआ है और मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीज़न की जानिब से दी गई इस्तिस्ना की दरख्वास्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। और कमेटी ने किफ़ायत शारी इकदाम में 30 जून तक तोसी की सिफारिश कर दी है। तय पाया है कि करियाना स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल्स का क्या क्योंकि तमाम कारोबार जो हैं वो रात गए ही शुरुआत उनकी होती है। वैसे तो असूली तौर पर यही होना चाहिए जो अभी टाइमिंग रखी गई है, लेकिन हम क्योंकि गर्मी भी देख रहे हैं जिसकी हिद्दत और शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, तो इस गर्म मौसम के अंदर लोगों के लिए अपने मामूलात ज़िंदगी को बरकरार रखना, सरंजाम देना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और शॉपिंग के लिए भी लोग दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, तो अगर दुकानें भी इसी तरह से बंद होती रहेंगी, 8 बजे 7 बजे का टाइम रखा जाएगा, तो फिर लोग शॉपिंग कब करेंगे? बिल्कुल, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर 8 बजे या उससे पहले दुकानें बंद करवा दी जाएंगी तो जितने भी ताजर बरादरी है या करियाना मालिकान है, उनका ये कहना है कि हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होते। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं टॉप 5 स्टोरीज़ की। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे मौसम की। सूरज के तेवर फिर से बिगड़ गए हैं और खुशखबरी ये है कि बादल वरीद भी सुना दी गई है, लेकिन कह ढाती गर्मी से जानदार बेहाल हैं। मुल्क भर में मौसम गर्मा और खुश्क के मौसम के हवाले से अभी भी फोकास यही है कि अगले कुछ दिन तक जारी रह सकता है, लेकिन अभी मौसम बदलने के हवाले से खासतौर पे केपी में और पंजाब में बाज़ मकामात पे बारिश भी हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पे अल्लाह बेहतर जानता है। महकमे मौसमियात की फोकास क्या है वो भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम। और इसके बाद आपको बताएंगे कि अमरीका के ईरान पर मुतअद्दिद हमले, अमरीकी अफवाज के ईरान पर नए हमलों के बाद तेहरान का खलीज में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। और ये भी बातें हो रही हैं कि अमरीका जो कुछ कर रहा है वो सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रहा है और अपनी बुखलाहट के अंदर उसने एक बार फिर ईरान पर रॉकेट दागे हैं, ईरान पर को निशाना बनाया है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या सदाकत है, इस पर भी हम बात करेंगे, माहिरीन की राय भी लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी क्रिकेट की। वुमेन T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये तो था वार्म अप मैच। अगला मैच, पहला ही मैच वर्ल्ड कप का वुमेन टीम का, वो भारत के साथ होगा। इस कमी को या फिर इस गलती जो इस मैच में हुई है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। कौमी वुमेन टीम अपने पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार यानी कि 14 जून को खेलेगी। और उसके बाद बात करेंगे आंखें हमारे वजूद का अनमोल हिस्सा और बेनाई अजीम नेमत। गर्मियों में आंखें खुश्क क्यों हो जाती हैं, गर्मियों में आंखों की हिफाजत कैसे की जाए, इसकी वजूहात क्या हैं, सदेबात कैसे मुमकिन है, इस पर भी हम मज़ीद माहिरीन की राय लेंगे। और आखिर में बात होगी इक्तिसादी सर्वे की, जो कि आज जारी होगा। हुकूमत बाज़ माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, तरक्की की शरह भी बहुत कम रही है, अहदाफ किसी भी शोबे में पूरे होते दिखाई नहीं दिए। अगले साल यानी कि माली साल 2026-27 में इन अहदाफ को कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर भी माहिरीन की राय शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि सूरज भरपूर तरीके से पूरे गुस्से के साथ अपने तेवर दिखा रहा है और मुल्क के बेशतर इलाकों में कह ढाती गर्मी ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी ताज़ा सूरत हाल कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है, कुछ बेहतरी की उम्मीद भी की जा रही है। जी हाँ, शदीद धूप और गर्म हवाओं के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि बच्चों, बुजुर्गों और खुले आसमान तले काम करने वाले अफराद के लिए भी सूरत हाल मजीद चैलेंजिंग बन चुकी है। महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं, इरफान वर्क साहब डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे इरफान वर्क साहब आपको। वर्क साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि मौसम शदीद गर्म रहेगा और गर्मी हम महसूस कर पा रहे हैं, उसकी शिद्दत और हिद्दत पिछले साल से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फोरकास्ट ये भी कह रही है कि बारिशें भी मुतवक्के हैं। कब कहाँ और कितनी बारिश मुतवक्के है, आप बताइएगा। देखिए, ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, इसमें कुछ मॉइस्ट ग्रांट्स जो है ना वो बहरा अरब से जो है ना इसको मिल रहे हैं। इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब के जो बालाई और वस्ती इलाके होंगे, जहाँ पर बाज़ इलाकों में हल्की, बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जबकि जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं और जो पेशावर के इलाके हैं, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करें कि इस दौरान में बारिश हो जाएगी। और गिलगित बल्तिस्तान में भी 12-13 को जो है वो बारिश है। इसके अलावा जो कश्मीर के इलाके होंगे यहाँ पर भी बारिश है। आज शाम रात को ये एंटर हो जाएगा, उससे मुख्तलिफ इलाकों में आंधी चलेगी। गुज़िश्ता रात और अलग सुबह आज लाहौर और इसके गिरदनवा में मंडी बहाउद्दीन में यहाँ पर आंधी भी चली है। जी, आंधी बिल्कुल चली है और बड़ी शदीद गर्मी हम महसूस भी कर रहे थे। और अमूमी तौर पे होता ये था कि लाहौर और गिरदनवा में, वस्ती पंजाब में जब इतनी गर्मी पड़ती थी तो उसके बाद फौरी तौर पे बारिशें शुरू हो जाती थी। तो अभी दोबारा से हम देख रहे हैं कि उसी सिलसिले का दोबारा से तसलसल जारी रहेगा। और इससे दर्जा हरारत में कितनी कमी वाक़ई हो जाएगी इरफान साहब, ये जो सिस्टम दाखिल हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, वक्ती तौर पे जब, क्योंकि ये स्पेल जो है वो आज शाम रात को जब एंटर होगा और कल ज़्यादातर इलाकों में जब बादल रहेंगी, तो कल का जो दिन का दर्जा हरारत होगा वो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। जब क्लाउड्स पे डिपेंड करेगा कि कितना क्लाउड कवर कितनी देर तक है। तो इस दौरान में जब ये स्पेल रहेगा, तकरीबन ये आज शाम रात को एंटर होगा और 13 तारीख तक जब ये जारी रहेगा, तो लगातार बारिश नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जो होगा वो जो दर्जा हरारत यकदम बढ़ना शुरू हो गया था, जैसा कि लाहौर में कल जो है ना 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया है, उसको ब्रेक लग जाएगी और ये आपको रिलीफ भी मिलेगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है। अच्छा विक साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कल 45 डिग्री था और फील लाइक तो 50 कहा जा सकता है, टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा कितने रेज हो सकते हैं मजमूई तौर पर अगर इस गर्मी की बात की जाए जून जुलाई के अंदर? और इसको फिर अब जो नेक्स्ट स्पेल होगा बारिश का, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिशें दोबारा से पाकिस्तान में दाखिल होंगी? देखिए, अभी क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि दोबारा से कब बारिश आएगी, ये वाली जब बारिश गुजर जाएगी उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्पेल मज़ीद जो है ना वो जून में आएंगे, जिससे जो ये जो बढ़ती हुई गर्मी होगी इसको ब्रेक्स लगती रहेगी, जिससे जो होगा यकदम जो है ना वो ऐसी कैफियत नहीं होगी कि प्रोलॉन्ग्ड डे जो है वो ज़्यादा दिन जो है ना वो गर्मी पड़े। लेकिन गर्मी के दिन है, गर्मी तो पड़नी है। और इसमें जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फील लाइक टेम्परेचर्स भी बढ़ेगा, वो कि आपका दर्जा हरारत कम हो जाएगा लेकिन फील लाइक टेम्परेचर आपका, खास तौर पे जैसे मानसून आ जाएगा उस वक्त आपका तो फील कितना लाइक रेज होगा इरफान विक साहब? फील लाइक कितना जा सकता है? 60 तक जा सकता है, 55 तक जा सकता है, और अभी भी 45 अगर टेम्परेचर है कल और आज के दिन में, तो फिर फील लाइक तो 50 हो चुका है ऑलरेडी, तो कितना रेज हो सकता है? देखिए, ये जो मानसून के दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास ब्रेक्स आएंगी, मानसून ब्रेक्स, जो कि पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें हब्स की कैफियत की वजह से आपका जो टेम्परेचर है, फील लाइक टेम्परेचर, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तजावज़ करे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो हालिया सिस्टम दाखिल हो रहा है जिसका आगाज़ आज से हो सकता है, ये पंजाब और केपी के अंदर इसके असरात देखे जाएंगे? सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है और अंदरून सिंध के अंदर तो हम देख रहे हैं कि 50 तक तकरीबन पहुँच ही चुका है टेम्परेचर अभी। देखिए, जो सिंध और बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर पे जो सिंध के इलाके होंगे और जनूबी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर आज भी गर्मी बरकरार रहेगी, कल भी जो है ना वो जनूबी इलाकों में वो गर्मी बरकरार रहेगी। ताहम 13 तारीख से वहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो उनमें ठहराव आ जाएगा और कमी हो जाएगी। लेकिन कोई ये कहे कि यकदम कोई सर्दी की कैफियत आ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, गर्मी महसूस होगी, लेकिन टेम्परेचर को जो है ना थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा 2 दिन के बाद। अच्छा विक साहब, लानीनो की ये असरात हम देख रहे हैं। ये लानीनो कहा जाता है कि प्रोलॉन्ग हो सकता है, लंबा चलता है, 14 से 15 महीने भी चलता है, और इसमें हम ये फिर एक्सपेक्ट करें कि गर्मियों के बाद जब सर्दी का आगाज़ होने जाना है, सर्दियों का जो महीने होते हैं उसमें भी उतनी सर्दी की शिद्दत महसूस नहीं की जा पा सकती है, क्योंकि लानीनो लंबा चलेगा। और कब तक इसका दौरानिया चल सकता है? देखिए जी, एक तो ये है कि मैं ये बताता चलूँ कि ला नीना नहीं, ये अल नीनो की कैफियत। ला नीना होता है जिसमें टेम्परेचर जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं समंदर के, और अल नीनो है जिसमें समंदर के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तो अभी अल नीनो की कैफियत है
और अल नीनो जो होगा ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून सीजन में ये स्ट्रॉन्ग अल नीनो हो जाएगा। उसके बाद जो है ये प्रोलॉन्ग कर सकता है। नॉर्मली तो ये होता है कि 4-5 माह तक भी ये चला जाता है। क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग अल नीनो की तरफ जाएगा उसके बाद अगर ये प्रोलॉन्ग करता है बहुत ज़्यादा तो आपके जो आने वाले जो सीजन्स होंगे उन पर ये इम्पेक्ट करेगा, जिसमें जो है वो बारिशों की कमी जो है वो भी जो है ना वो हो सकती है। इसलिए अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान विक साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। और खुशाइंद बात है अब कोई रिलीफ मिल सकता है कम से कम केपी के और पंजाब के रहने वालों के लिए। एक सिस्टम इस वक्त दाखिल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो कि 13 जून तक बरकरार रह सकता है और इससे टेम्परेचर में भी कमी वाक़ई होगी और फिर उसके बाद इंतज़ार थोड़ा और करना होगा सिंध और बलूचिस्तान के रहने वालों को। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। इस ब्रेक के बाद से हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से तलखियाँ बढ़ गई हैं, हमले तेज़ हो गए हैं। अमेरिका के ईरान पर एक बार फिर से हमले और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद ईरान की बिलाजवाज़ और मुसलसल जारियत के जवाब में कहा जा रहा है कि ये किया गया। इससे पहले हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 से 3 दिनों के कहा जा रहा था कि एक बार फिर से डील होने जा रही है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक से फ़रीक़ैन से कहा कि हमले रोक दिए जाएं, तो उन्होंने हमले रोक भी दिए। फिर अचानक एक अपाची हेलीकॉप्टर गिरता है अमेरिका का आबने हुर्मस के पास और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जी इसका जवाब हमें देना होगा। हालांकि उनके दर्जनों तैयार है जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, जिसमें F-35 भी हैं और उसमें USS जेराल्ड फोर्ड भी है जो एयरक्राफ्ट करियर था। तो इससे ज़्यादा कई गुना बड़ा नुकसान पहले हो चुके हैं। तो इस बार इतना मामला संगीन क्यों हो चुका है कि दोबारा से अमन की कोशिशों को रोकते हुए हमलों का आगाज़ किया गया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा माहिर आलमी अमूर भी मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहब, तो अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और अमेरिकी मीडिया ये कहता है कि इसका जवाब पैदा किया गया ताकि ईरान पर हमला किया जा सके और हेलीकॉप्टर का मामला भी खुद साख्ता एक अटैक था, जिसके बाद उन्होंने ये जवाब बनाया कि अब ईरान पर हमला करना उनके लिए जायज़ हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये बुखलाहट के अंदर या मायूसी जो है जिसका जो शिकार हो चुके हैं, जो उन्हें इस वक्त प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसकी बदौलत उन्होंने ये अटैक दोबारा से शुरू किए हैं। एक तरफ तो वो खुद भी इस बात का दावा कर रहे थे कि 2-4 दिन के अंदर ये डील होनी है और ईरान जो है वो इसके लिए मुत्तफिक है और एग्रीमेंट साइन होगा, MOU साइन हो जाएंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब हम इसका जवाब दे रहे हैं जो हमारे हेलीकॉप्टर को गिराया गया, जो ईरान की जानिब से शरारत की गई है। आप क्या समझती हैं, ये वाकई खुद साख्ता था, प्री प्लान था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से उस बुखलाहट का जवाब है जो इस वक्त वो बर्दाश्त कर रहे हैं, या इस वक्त जो सुबकी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, या वाकई ईरान की जानिब से शरारत पहले की गई है? देखिए, जब हम वॉर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन डिग्री तक जंग करने वालों के कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद वो अपना एस्केलेशन का जो ट्रेजेक्टरी है वो समटाइम्स वो खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। तो आपने जितनी भी बातें कही हैं, ये सब बातें जो हैं वो मौजूद हैं और ये सब बातें जो हैं वो हकीकत हैं कि मुआहदे के करीब थे। एक MOU जो है वो उसका ड्राफ्ट तैयार था। ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और ईरान जो है वो भी राज़ी था। जो शराइत थी आपस में उन पे भी बात हो रही थी और पाकिस्तान दिन रात जो है इस पीस के लिए हेल्प आउट जो है वो करने की जितनी फैसिलिटेशन जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसी अपनी हैसियत से बढ़ के कर रहे थे। लेकिन इसके साथ-साथ जो है अमेरिका एक तरफ हमें मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात में एंगेज करवा के, दूसरी तरफ वो इज़राइल को जो है उसने ग्रीन लाइट किया कि आप लेबनान पे अपना बफर ज़ोन बना लें, जो कि मुआहदे की शराइत में शामिल नहीं था। मुआहदे के अंदर तो पहली शर्त ही ईरान की ये थी कि गज़ा और लेबनान जो है वो इस सीज़ फायर का हिस्सा होंगे। तो फिर लतानी तक पहुँचना, बैरूत पे जो है वो अटैक की बात करना, दाहिया को इवैक्यूएट कर देना, इतना पॉपुलेटेड वो सबर्ब है बैरूत का, उसको पूरे को इवैक्यूएट जो है वो लोगों ने कर दिया। वहाँ पे जी कारपेट बॉम्बिंग की बात हो रही है। तो ये सारा कुछ तब भी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जी इनके दरमियान बड़ी तल्ख़ कलामी हुई है ट्रंप के और नेतन्याहू के। मेरा ख़्याल था कि ये तल्ख़ कलामी दो दोस्तों में भी हल्की-पल्की हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक पेज पे नहीं है। और बाद में इज़राइलियों ने भी और अमरीकियों ने भी कहा कि ये, मार्को रूबियो ने कहा कि ये ग्रीन लाइट अगर हम ना करते तो लेबनान पे इज़राइल अटैक कैसे कर सकता है, उसके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है इस तरह से अटैक करने की। तो अब एक तरफ मुज़ाकरात हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरी तरफ इज़राइल अपनी जगह पे एक अपार्टाइड जेनोसाइडल जो है वो एक ज़ॉम्बी आइलैंड है।
लेबनान के अंदर वो मज़ीद जो है वो इंसानी जानों का जो है नुकसान करना चाहते हैं। और साथ में ईरान जो है वो ब्लॉकेड भी मौजूद है, जिसको ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैं राज़ बता रहा हूँ, बहुत से जहाज़ मैंने गुज़रवा दिए हैं, वहाँ से कुछ नहीं गुज़र रहा है, सिर्फ़ जो ईरानी चाह रहे हैं कि वो गुज़र रहा है और उससे मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल है। अब ट्रंप का ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी को कैसे ठीक रखना है, आगे से उनके अपने प्राइमरी जो हैं उनको कैसे बचाना है। उनके पास सीआईए की रिपोर्ट है कि 4 महीने के अंदर-अंदर ईरान जो है वो बिल्कुल अंदर से कोलैप्स हो जाएगा उसकी इकोनॉमी। अब वो उस पे एतबार करें या नहीं। पेंटागन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि इज़राइली एस्पेनाज का खतरा है। तो अब जब इतनी बातों को मिलाते हैं, तो फिर ये बहुत मुमकिन है जो आप कह रहे हैं कि सूरत-ए-हाल समझ नहीं आती। तो सूरत-ए-हाल समझ आ कैसे सकती है कि एक इवेंट को स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अब आगे उसने कितने टेंटिकल और कितने नोड्स बना लेने हैं, वो सबके कंट्रोल में नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं थी अपाची हेलीकॉप्टर एक फाइटर हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर वॉर गन्स हैं, उसके अंदर कैपेसिटी है, जो है वो पेलोड जो बॉम्ब जो है वो अपने साथ अटैच करने की, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे कर क्या रहा था? इसका मतलब है दुरुस्त। कि बाय फ़ोर्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश की जा रही होगी। ईरानियों का कहना है और माहिरीन का भी ये कहना है कि वो किसी शहीद ड्रोन के जो है वो अटैक से उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जब तक वो पानी में गिर रहा था उसके जो रोटर थे वो चल रहे थे, तो जी इसका हाँ। मतलब है उसके अंदर या तो मैल फंक्शन हुआ है या उसकी टेल एंड से कोई चीज़ टकराई है। तो एक इतनी सी चीज़ का जो है वो बहाना बना के आप कहें और आप उसका जवाब देखें कि ईरान और जो है उसमें वो भी फिर डॉक्टर रुके। साहब किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ये बताया जाता है कि उसके अंदर जो दोनों पायलट्स थे वो भी महफूज रहे हैं। लेकिन मुआहिदे के करीब होने से दोबारा से हमलों का आगाज़ हो जाना, अब इन दोबारा हमलों के अंदर मज़ीद शिद्दत ना लाई जाए, दोबारा से मुआहिदे के करीब या उसके लिए कोशिशें की जा सकें, आपको ज़्यादा इम्कानात किस चीज़ के दिखाई देते हैं? क्या इसमें इतना पोटेंशियल है इस करंट सिचुएशन में कि वो मज़ीद एस्केलेट हो सके मामला, या फिर कोई और इसमें इंटरवीन करेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ऑलरेडी उनके पास वक्त कम है, मिड टर्म इलेक्शन हो या अंदरूनी दबाव हो, इत्तेहादियों का दबाव हो, वो तरजीह देंगे मुज़ाकरात के लिए दोबारा से एफर्ट्स को? देखिए, मेरा ख़्याल ये है ये वॉर और पीस ये सिचुएशन चलती रहेगी और ट्रंप जो है वो इसी तरह के बयानात देते रहेंगे कि मैंने कल जो है वो शदीद बम्बार्डमेंट की है, आज मैं ईरान के लिए ईरानियों से मेरा राब्ता हुआ है, हम नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह की बातों की ना हमें समझ आएगी, मेरा नहीं ख़्याल कि उनको खुद भी ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अब जो है वो ऑयल की प्राइसेज़ जो हैं, अब उनका जो धोखा है, अब जो उनका ब्लफ है, वो अब शायद मार्केट पे नहीं चले जो वो हर जुमे को करते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ स्टेबल है और इस दफ़ा लेकिन उसका उन्होंने असर हम देख तो रहे वीकेंड पे हैं कुछ डॉक्टर साहब। अब मार्केट क्रैश कर रही है बुरे तरीके से, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ऑयल हो, या वो जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हों, वो बुरी तरीके से क्रैश कर रही हैं इन हालात की वजह से। लेकिन ये जंग चलते रहना तो बज़ाहिर नेतन्याहू या इसराइल के मफाद में है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो एक भारी कीमत हो सकती है। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मफादात को बालाताक रखते हुए नेतन्याहू की जो ख्वाहिश है या जो उनका सर्वाइवल है उसको तरजीह देंगे? जहाँ तक आपका पहला पॉइंट था कि जी कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ना एक और चीज़ है। हमारे नाज़रीन के लिए ये ज़रूरी है कि जब ये रिसेशन के पॉइंट को छुएगा तो फिर पता चलता है कि फिर कीमतें बढ़ना मैटर नहीं करता। एक तो स्कैरिसिटी हो जाती है, चीज़ मिलना बंद हो जाती है और दूसरा फिर वो जो कीमतें होती हैं वो एटलीस्ट 75% जो पॉपुलेशन होती है एक मुल्क की, आप 80% कर लें, उसकी कैपेसिटी से बाहर होती है। सफ़ेदपोश लोग जो हैं, जो अपनी गाड़ियों में अभी तक पेट्रोल भरवा रहे हैं और गुज़ारा कर रहे हैं, कि जब उनको हिट करना शुरू होती है, तो ये इसके अंदर 1 डेढ़ महीने के अंदर आपको असरात नज़र आ जाएँगे। आज की जो ठीक है। एफ़र्ट ट्रंप की है, उन्होंने कहा है कि जी आप परेशान ना हो, मार्केट स्टेबल रहे। हम बहुत ज़्यादा जहाज़ जो हैं वहाँ से निकलवा रहे हैं और तेल निकल रहा है। आज हो सकता है मार्केट इस पे रिएक्ट करे और स्टेबल रहे, लेकिन क्या अगले हफ्ते भी ऐसा ही रहेगा? लेकिन और जहाँ तक डॉक्टर साहिबा, दूसरा आबनाए आपका है कि हुर्मुज़ तो ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ अभी आया है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ईरानी जो फ़ौजी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब किसी एक भी जहाज़ को, वो चाहे तेल बरदार जहाज़ हो, कोई और शिपमेंट जारी हो, उसको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और 2 जहाज़ों पर बताया भी जा रहा है कि अटैक किया गया है। अब किसी को भी वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इसके बाद तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ईरानी जो है बहुत से ममालिक जो हैं, बहुत सी कंपनीज़ उनके साथ राब्ता करके मार्केट को स्टेबल किया हुआ है और दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया का दूसरी साइड से जो तेल निकलता है उनके एक और पोर्ट से, उसने मार्केट को स्टेबल किया हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो कि ईरान को पता है कि 100% क्लोज़ करके पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही आनी है, सिर्फ़ पेट्रोल तो नहीं, यहाँ से हीलियम जाता दुरुस्त। है, यूरेनियम जाता है। तो सॉरी हीलियम और जो बाकी जो चीज़ें हैं कमोडिटीज़ जो हैं वो जाती हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। यूरिया जाता है सॉरी मैं एस्केप हो रहा था। तो आम बंदे को फार्मर्स को कहत पड़ने का जो है वो बहुत ज़्यादा खदशा है। तो अभी दुरुस्त। तक हो ये रहा था कि ईरान जो है वो उन हालात को बचाने के लिए जो उनसे बात कर रहा था, वो उन जहाज़ों को बाहर निकलने दे रहे थे, जिसका कि क्रेडिट आज ट्रंप जो हैं वो लेना चाह रहे हैं। लेकिन वो भी एक ड्रॉप है बकेट के अंदर। अगर ईरान उसे भी बंद कर देता है और ये ईरान पे जारहाना कार्रवाई बंद नहीं करते हैं, तो फिर हम विद इन मंथ्स देख लेंगे कि चीज़ें हमें शेल्फ से आउट नज़र आएँगी, चीज़ें मिलना बंद हो जाएँगी। महँगी सस्ती होना तो दूर की बात है। ठीक तो है। उससे फिर आपको जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना हार्म होता है। तो और उसमें देखिए पाकिस्तान ने जितना एज़ अ फ़ोररनर काम किया, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम तो ब्रॉडर रीजन की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। जी। और तमाम ममालिक, ये नहीं कि तमाम ममालिक जो हैं रशिया, चाइना, इधर से गल्फ के सारे कंट्रीज़ सब एक पेज पे हैं। अगर कोई एक पेज पे बिल्कुल सही नहीं है कह तो रहे वो हैं। इज़राइल के वो इज़राइल नहीं है, लेकिन हैं। डॉक्टर साहब अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये इस हालिया सूरत हाल में जो कशीदगी पैदा हुई उसके बाद उनका फिर बयान सामने आया और वो कहते हैं कि ईरान ने मुझसे कहा है कि हमले बंद कर दिए जाएं और बहुत जल्द ईरान के साथ हमले बंद कर दिए जाएंगे और ईरान के साथ 1-to-1 गुफ्तगू हो रही है। लेकिन ईरान का जो मौक़िफ़ सामने आया वो कहते हैं कि जी हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका इज़राइल के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है। और फिर इसके अंदर से वो क्लीन चिट भी देते हैं इज़राइल को। वो कहते हैं कि इन हमलों के अंदर इज़राइल का हाथ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से बयानबाजी वाली एक जंग छेड़ना चाह रहे हैं? कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ईरान इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा और ना ही वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से किसी किस्म की भी कोई गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। जी। अगर उनकी गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट हो जानी होती तो पाकिस्तान को मीडिएट करने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये दरमियान में कंट्रीज़ जो हैं वो सालिसी का किरदार क्यों अदा कर रहे होते? तो ये उनकी आदत है, वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं। अब एक मुल्क के प्रेज़िडेंट हैं, हम झूठा तो नहीं कह सकते, बस इसके अलावा कोई और एप्रोप्रिएट लफ्ज़ मिलता भी नहीं है और उनको फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। तो अब वो दोबारा से मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं और अब एक नई गेम चला रहे हैं कि अमेरिका हमले करेगा तो वो कहेगा कि इज़राइल नहीं कर रहा और इज़राइल करेगा तो वो कहेगा अमेरिका नहीं कर रहा। तो ये कितना बड़ा होक्स है कि इज़राइल जो हमले करता है वो भी 1000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए भी उनको सैटेलाइट चाहिए और सैटेलाइट जो है वो अमेरिका सारी की सारी जो है वो टारगेट की जो लोकेशन है वो इनकी मिली-भगत, इनका आपस में एक कनेक्टेड सिस्टम है। सही। तो इज़राइल हमले कर ही नहीं सकता ईरान पे अमेरिका के जो है वो ग्रीन सिग्नल के बगैर, और अमेरिका जो है वो हमले कर ही इज़राइल की एमा पे रहा है। वरना ट्रंप तो इस खड्डे से निकलना चाहते हैं, वो तो शाम जी से हाँ, पहले निकलना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल। उनको उनकी डोनर क्लास जो है वो निकलने नहीं देती, जिनके पैसों पे वो प्रेज़िडेंट बने हुए हैं और उनके कंप्रोमाइज़ेज़ हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, एप्स्टीन के हों या पैसों के हों, जी। तो वो निकल सक ही नहीं रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अगर डील करने के लिए बैठे। डॉक्टर साहब 2 रोज़ पहले के बयान की बात की जाए, वो जो फ़ोन कॉल जिस पे बड़ी तलख़ी हुई, जिस पे बड़ी सलाबातें सुनवाई गई कि नाशुक्रे हो तुम और अगर तुम अपने हमलों को ईरान के ख़िलाफ़ जारी रखोगे तो फिर अपने आप को ईरान के ख़िलाफ़ तनहा पाओगे और आज तुम इसी वजह से बाहर हो या बचे हुए हो क्योंकि अमेरिका तुम्हारे साथ है या डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे साथ हैं। तो वो सब कुछ ड्रामा था या उसके 2 से 3 रोज़ के बाद दोबारा से हमलों का आगाज़ कर दिया गया, ये जवाज़ बना के एक अपाची हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है? एग्जैक्टली है क्या? और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ को या उनके ब्रिजेस को भी निशाना बनाया जाएगा। अगर बात खुदा न खास्ता इस हद तक पहुंचती है तो फिर उसका जवाब ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगी, वो किस हद तक दे सकते हैं? देखिए मैं जहाँ तक मेरी अपना जो है मैं जितना देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, मीडिया पे सिर्फ़ एक मैं थी जो कि पहले मिनट से ये कह रही थी कि एक्सियोस जिसको हम बहुत फ़ॉलो करते हैं, ये ज़ायनिस्ट माउथपीस है, ये या पल्स लेते हैं मार्केट के अंदर या कोई नैरेटिव फेंकते हैं। तो मार्को रूबियो ने जब सुबह ये बयान दिया कि हमारे ग्रीन सिग्नल के बगैर, और मार्को रूबियो इस तरह की बातें कर देते होते हैं, हमारे ग्रीन सिग्नल के बगैर कैसे इज़राइल हमला कर सकता है, तो फिर एक्सियोस ने एक कहानी घड़ी, कॉल ज़रूर हुई,
कॉल हुई होगी, कॉल के दरमियान दोनों के दरमियान बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ी-बड़ी सिचुएशन है, एक दूसरे को जो भी कहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा होगा कि तुम इस पे हमले नहीं करो, क्योंकि बिहाइंड द डोर बात ही ये चल रही है कि हम ईरान से मुज़ाकरात करते हैं, इज़राइल कहता है मुज़ाकरात नहीं करने, किसी सूरत पे, उन शराइत पे तो नहीं करने, बल्कि किसी भी शराइत पे नहीं करने, तो फिर उसको थोड़ी-सी विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कि तुम बेरूत की तरफ अपने आप को सिक्योर कर लो, सारे का सारा लतानी और उससे आगे का एरिया जो है अपना सदरन लेबनान अपने कब्जे में लेकर उसको अपना बफर जोन बना लो और हैप्पी हो जाओ। तो इज़राइल जो कि बहुत चालाक और मक्कार है, उसने सोचा कि ये एक अपॉर्च्युनिटी मुझे ले लेनी चाहिए और बाद में जो डील सैबोटेज करने वाली बात है वो बाद में हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक पेज पे हैं, ये जो भी कर रहे हैं वो एक ही होकर कर रहे हैं और ये जिस गड्ढे में घुसे हुए हैं दोनों ही घुस रहे हैं और इज़राइल का तो कोई फ्यूचर है नहीं, मैं फ्यूचर में इज़राइल नाम की कोई चीज़ देखती नहीं हूँ। जहाँ तक अमेरिका है तो अमेरिका ट्रंप जो हैं ख़ास तौर पे मेरा ख़्याल है हिस्ट्री में लिखे जाएँगे, जिस तरह जो है वो वियतनाम की वॉर जो है वो और वो प्रेज़िडेंट जो है वो लिखे गए थे। उसके अलावा इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये इस वक़्त जो है हिम्मत करके ईरान के साथ जो है बिल्कुल सही। यहाँ एक से और बाहर दूसरी नहीं साइड पे निकल जाते। डॉक्टर साहब हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ी सी तल्खियाँ कम अज़ कम बयानात की हद तक ही तैयब उर्दवान की तरफ से नेतन्याहू को कहना कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह होगा, फिर उसका जवाब आता है ट्वीट की सूरत में नेतन्याहू की तरफ से। तो अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो आपको लगता है कि इसमें और फरीक भी दाखिल हो सकते हैं, एक्टिवली उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, और अभी भी इस चीज़ का ख़दशा आप देखती हैं कि इसमें तीसरी जंग अज़ीम या एक बड़ी तबाही का पोटेंशियल मौजूद है, अगर ये सिर्फ दिखावा नहीं है जो इस वक्त हो रहा है? तो तीसरी जंग अज़ीम पता नहीं और क्या होगी अगर हम देखें कि ये दो राइवल्स की, पीयर कंपेटिटर की वॉर है, चाइना और अमेरिका की, तो फिर तो आपको इसकी ब्रॉडर पिक्चर में तीसरी जंग अज़ीम जो है वो कहीं न कहीं टुकड़ों में नज़र आती है। चाइना को कंटेन करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और चोक पॉइंट्स अपने कब्ज़े में लेने के लिए, ईरान को कोलैटरल बनाने के लिए ये जंग है। उधर से रशिया और चीन की जो नो लिमिट पार्टनरशिप है और फिर वहाँ पे उसको कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन के अंदर जंग है। उसके बाद एक और चोक पॉइंट जो है वो जैरेड कुशनर जो हैं वो ख़रीद रहे हैं अल्बानिया के साथ सेज़ान आइलैंड का, वो भी एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, 2 समुद्रों को मिलाता है। उसको ये मियाँ बीवी जो है वो खरीदने पे तुले हुए हैं और इंडोनेशिया को उकसाया जा रहा है कि मलाका स्ट्रेट के ऊपर टॉल लगा दो। बाबुल मंदेब जो है उसकी सूरत-ए-हाल हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अफ्रीका के अंदर जो है जो वेस्टर्न बैक मिलिटेंट हैं उन्होंने वहाँ पे भौचाल मचाया हुआ है। तो जंग गल्फ पूरे का पूरा जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो नोज़ डाइव पे है। तो तीसरी जंग अज़ीम आई डोंट नो अगर हम वो सोच रहे हैं कि कॉलम्स की शक्ल में होगी, दोनों तरफ आमने-सामने फ़ौजें खड़ी होंगी, तो शायद ऐसी तो अब फ्यूचर की जंग होनी ही नहीं है। लेकिन ये फैली हुई ऑलरेडी है और मज़ीद फैल जाएगी और इसमें तुर्किये का किरदार जो है, मेरी बहुत मोहब्बत, मेरा बहुत ताल्लुक है तुर्किये के साथ, लेकिन उनकी मुझे ये समझ नहीं आती कि उनके बयान बहुत सख्त होते हैं, मगर वो अमल अपनी नहीं होता। पोर्ट से ऑयल की सप्लाई जो है, वो इज़राइल को बंद नहीं बिल्कुल, करते ये हैं। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है तो आपका, जो सही कह रही हैं। लेकिन डॉक्टर जी, साहिबा ये तो बिल्कुल, अगर बिजनेस वो बिजनेस वहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर करते देखा जाए तो ईरान क्या, सऊदी अरेबिया क्या, यूएई क्या, तमाम अरब ममालिक भी बिजनेस डील्स तो उनकी चलती रहती हैं इसराइल के साथ, लेकिन मौक़िफ़ मुसलमानों का एक बड़ा वाज़े है कि वो ना तो इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करते हैं, ना ही इसराइल को, जब तक गाज़ा को तस्लीम नहीं किया जाता, फ़लस्तीन को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें टर्किया की, तो आप समझते हैं कि इस वक्त टर्की इस चीज़ पर, इस पोजीशन पर है कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दे सकता है इस जंग के अंदर? तुर्की के अंदर से साइन तो ये बहुत मिलते हैं, रिटोरिकली तो वो कह रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ख़ास तौर पे जो सीरिया है उसके अंदर तो उनको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही है। हालाँकि जो कुछ हुआ है वो उनकी जो है वो आशीर्वाद से ही हुआ, लेकिन उनको उसमें तसल्ली नहीं है, तो उस तरफ तो वो आने की बार-बार बात करते हैं। लेकिन अगेन आपका जो पॉइंट था कि हमें फ़लस्तीन की रियासत भी चाहिए इन मुसलमान ममालिक को, अल्लाह का शुक्र है कि हम उनमें शामिल नहीं हैं, जिस कैटेगरी में ये आते हैं। इनको गज़ा का जेनोसाइड भी नहीं चाहिए है, लेकिन ये कोई ऑयल एम्बार्गो, कोई डिप्लोमेटिक एम्बार्गो, कोई जो है वो बिज़नेस डील को ख़त्म करना जो है,
वो ये नहीं करते हैं और उसकी ऑक्सीजन और उसका वेंटिलेटर का स्विच ऑफ नहीं करते हैं। तो एक जेनोसाइड रुक कैसे सकती है जब उनके पास खाना, पानी, हर चीज़ जो है वो पहुँच रहा है, उनकी पोर्ट जो है वो फ़ंक्शनल है, उनके पास दुरुस्त। एनर्जी पहुँच रही है। तो ये सिर्फ़ बातें हैं, ये वो कड़वी बातें हैं शायद डिप्लोमैटिकली हम कभी ना करते जी चूँकि हाँ। हमने गज़ा का जेनोसाइड 24/7 इस तरह देख लिया है तो अब लगता है कि मरने से पहले कुछ बातें जो हैं वो कर जानी चाहिए। कुछ बातों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दुरुस्त। तो ये जो हमारी मुस्लिम उम्मा है जिसको फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत चाहिए, ये मेरा ख़्याल है एक दिन के अंदर आज़ाद रियासत बना सकती थी, अगर ये उसको सैबोटाज करने में खुद पेश ना होते। और खुद दुरुस्त। पेश होने से मुराद ये है कि आपस में इनके जो राइवलरी है, आपस में इनके प्रॉब्लम्स और साथ में ये कि जो फ्यूचर के इनके वेंचर्स हैं, जिसमें इनको ये शायद लगता है कि बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत से डिप्लोमैटिक कनेक्शन ऐसे हैं जो हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल को बहुत मज़बूत कर देंगे, तो जी। उनके ऊपर बैठकर और डिस्कस किया इसी जाए। चीज़ का तो ये एक फ़ायदा रियलिटी उठाते चेक हुए नहीं है। हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे बहन भाइयों को वहाँ पे उनका कत्लेआम किया जा रहा है और उन तक इमदाद भी नहीं पहुंचाई जाती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त तलखी बर जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि 90% से ज़्यादा अपनी तेल की या तवानाई की ज़रूरियात बरास्ता तुर्की इसराइल पूरी करता है। अगर उस चेन को ब्लॉक कर दिया जाए, टर्की अपना रास्ता रोक दे, तो फिर कमर टूट सकती है इसराइल की और सिर्फ बयानात से बात नहीं बनेगी, अमली इकदाम भी करने होंगे। बिल्कुल जी, और तमाम अरब ममालिक को इस वक्त एक पेज पर होना होगा ताकि अमली इक़दामात में वो तमाम भी एक साथ हों। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल इत्तेहादी हैं, इसी तरह से बाकी भी एक इत्तेहाद बना सकें। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ Stay with us। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान की लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सालाना एशियाई में शिरकत के दौरान शाह चार्ल्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है। शहजादे चार्ल्स के साथ और बरतानी किंग बन चुके हैं अभी, आप उनको कह रही हैं शहजादा तो वो बुरा मान जाएंगे। जी हाँ, किंग चार्ल्स हो चुके हैं वो। जी, तो किंग चार्ल्स के साथ सोम के साथ उनकी लंदन में ये मुलाकात हुई है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सालाना आशाइये में, और उन्होंने शिरकत की भी थी और आप ये देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर। तो हमारे लिए यकीनी तौर पे ये एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की शख्सियत, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हद अजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर मारूफ शख्सियात भी थी और जेशान, एमी जैक्सन और मीरा सियाल, संजीव भास्कर और दीगर जो प्रोमिनेंट एशियन पर्सनैलिटीज़ थी इस मौके पर मौजूद थी। माहिरा खान ने शाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि शाह चार्ल्स की ट्रस्ट सरगर्मियों में वो शिरकत कर रही हैं, जो कि बहुत अहम है और मेरी शाह चार्ल्स से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया जो मैं ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ काम करती हूँ और बहुत चार्मिंग शख्सियत हैं। तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं किंग चार्ल्स को, और बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे ब्रिटिश सिटीजन्स हैं जो कि सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार देते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। यकीनी तौर पे माहिरा खान का उनसे मिलना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, एक प्रोमिनेंट एशियन के तौर पे उनसे मुलाकात करना बाइस फ़ख्र है, हमारे लिए भी बाइस एजाज़ है। बिल्कुल जी, और वैसे माहिरा भी क्वीन ही लग रही हैं और अदाकारा ने यह भी कहा है कि जहनी सेहत पर बात करते हुए लोग अब भी शर्म महसूस करते हैं, इसलिए हमें दिमागी अमराज से मुतालिक आगाही को बढ़ाने की ज़रूरत है। जहनी अमराज भी दीगर बीमारियों की तरह हैं, मुआशरे में हरासानी, तशद्दुद के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। माइंड सेट तब्दील करना है, ज़िम्मेदारियों को समझना है और इनको मिसाली बनाना है। ये बहुत सारी ऐसी बातें जो माहिरा खान ने की हैं, इस वक्त उन पर काम होना चाहिए और वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारी ज़हनी हालत इतनी हम पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि हमारे आए रोज़ एक दूसरे के ऊपर वहशियाना तशद्दुद, रेप के केसेस और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो ये हमारी ज़हनी अमराज ही की तरफ निशानदेही करता है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। बिल्कुल, ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद बहुत से अहम इशूज़ हैं जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं अल्लाह ताला की दी हुई एक खूबसूरत नेमत आँखों का जिक्र। और आँखें हमारे वजूद का एक अनमोल हिस्सा हैं और बिनाई अल्लाह ताला की अता करदा अजीम नेमतों में से एक है, जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं, ज़िंदगी के रंगों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और गर्मी के मौसम में तेज़ धूप, गर्द गुबार, गर्म हवाएँ और आलूदगी आँखों की सेहत को मुतासिर भी कर सकती है जनाब। इसके लिए उनकी हिफाजत के लिए धूप के चश्मों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। वाफर पानी भी पीना चाहिए, आंखों को साफ भी रखना चाहिए। और माहिरीन के मुताबिक गर्मियों में जिस्म में पानी की कमी और मौसम गर्म होता है, खुश्क होता है, हवाएं भी चल रही होती हैं, तो उसके बायस आंखें खुश्क होने लगती हैं, जिससे जलन, खारिश और बेआरामी सी महसूस होने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। दूसरी जानब हम देखते हैं हमारा काम आजकल कंप्यूटर पर, टैब्स पर, लैपटॉप्स पर, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल कहीं हमारी आंखों को डैमेज तो नहीं कर रहा। वो कितना
कितना हमें मुतासिर करता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी पैदा हो सकता है इसके अंदर, और उसकी अलामात पर में भी हम बात करेंगे कौन कौन सी अलामात इसमें शामिल हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरसलान अहमद साहब आई सर्जन हैं, आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मैं तो बहुत पुराना इस मर्ज से गुजर रही हूँ, आईसाइट का वीक होना, सिलेंडर का वीक हो जाना, फिर ये भी इसमें भी बहुत सारी एग्जाम होती हैं, नज़र के कमज़ोर होने में भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेरे बच्चे भी मेरे पीछे पीछे ही वो जदी पुश्ती कहते हैं ना, कुछ विरासत में मिल जाता है, उनको विरासत में मिली है आईसाइट की कमज़ोरी। तो इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है कि हमारी नज़र कमज़ोर ही ना हो? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम टीवी स्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मोबाइल फ़ोन भी बिल्कुल अब उनसे कता ताल्लुक नहीं कर सकते, और ना ही लैपटॉप, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, इसमें चंद चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आंखों में नज़र की जो बिनाई की ऐनक लगती है अक्सर लोगों को, या बचपन में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ फैक्टर्स इसमें नेचुरल हैं, जैसे आपने जेनेटिक्स की बात की। अगर किसी को जेनेटिकली उसकी आइज़ में नंबर है तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि जो हमारी आंखों की जो रूटीन बन गई है, ख़ास तौर पे हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें नियर डिवाइसेस का बेतहाशा इस्तेमाल शामिल है, उससे हुआ ये है कि ये जो प्रोसेस है ये तेज़ हो गया बहुत ज़्यादा। यानी अगर बच्चे की साल में हाफ नंबर इंक्रीज़ होना था तो उनका 1 या 1.5 नंबर तक भी बढ़ जाता है। ये जो एडिशनल नंबर है ये आ रहा है हमारी उन चेंजेस की वजह से जो हमारे लाइफ में पिछले 1 या 2 डेकेड्स के अंदर आई हैं। तो हम कम से कम इनको कंट्रोल करके और इस नज़र के जो एक्स्ट्रा ये जो इसमें एडिशनल एक इम्पैक्ट आ रहा है उससे बच सकते हैं। अब होता ये है कि बड़ों में जो नंबर के बढ़ने की या इसकी जो चेंजेस हैं वो बहुत स्लो होते हैं या तकरीबन नहीं होती हैं। जब हम बार बार बच्चों के लिए डिवाइसेस का जिक्र करते हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, उनकी आई भी ग्रो कर रही होती है, और जिस वक्त उसको कोई ऐसा स्टिमुलस जाता है या जो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो चेंजेस बेतहाशा तेज़ हो जाती हैं, और उसकी वजह से ये नंबर आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चा ज़ाहिर है इन चीज़ों को सेंस नहीं कर सकता कि उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसका इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो उसमें फिर पेरेंट्स का या गार्डियंस का ये काम है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि बच्चों की जो नज़दीकी डिवाइसेस का एक्सपोजर है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर नज़र वीक हो गई, आईसाइट वीक हो गई है तो उसको रिवर्स करने का भी कोई पॉसिबिलिटी है, या उसको आप कम से कम मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए ही इक़दाम कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर रिवर्सल का, नेचुरली रिवर्सल का तो आम तौर के ऊपर कोई या चांस नहीं होता या बहुत कम चांस है। चंद एक रेयर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, बट जनरली ज़्यादातर जो नंबर हम देखते हैं उसमें रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता या आम तौर पे नज़र नहीं आता है हमें कि रिवर्स हो गया है। और दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो रिवर्सल की बात हम करते हैं, हाँ आर्टिफिशियल तरीके जैसे लेज़र्स वगैरह मौजूद हैं जो कि उस नंबर को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन नेचुरली कोई ऐसा वो कितना इफेक्टिव है ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है, या बाज़ लोग लेंस भी हैं और कुछ परमानेंट भी होते हैं, तो ये कितना इफेक्टिव है? इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, जो परमानेंट लेंसेज हैं वो तो आमतौर पे हम ग्लासेस रिमूवल के लिए ज़्यादातर नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा। वो कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी जिसमें यूज़ होता है। टेम्प्रेरी लेंस जो है वो बिल्कुल यूज़ होते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन तरीका है जो बेतहाशा पुराना है। और अभी जो है ग्लासेस रिमूवल के लिए लेटेस्ट जो तकनीक है वो तो लेज़र ही है, और लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता हो कि ये आपके लिए सूटेबल है। उसके लिए पहले असेसमेंट होती है, चेक होते हैं, और फिर आपके फिजिशियन आपको बताते हैं कि ये आपके लिए 100% इफ़ेक्टिव है, पार्शली इफ़ेक्टिव है, या करानी भी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं गर्मियों का मौसम है, क्योंकि तो गर्मियों में आंखें ऐसे ड्राइनेस फील करती हैं। जो लोग लेंस लगाते हैं उनकी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो क्या ये बॉडी की डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी आंखों का खुश्क हो जाना होता है? उस सूरत में हम क्या करें? और पानी ज़्यादा पी लेना क्या ये ठीक रहेगा? इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी आंखों के अंदर। और फिर बच्चों के अंदर जो आंखों के अमराज इस वक्त शुरू हो चुके हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए? बच्चों को जलन हो रही होती है, बच्चों की आंखें भी ड्राई हो रही होती हैं, वो आंखें झपकते नहीं है कि जब जैसे टीवी भी देख रहे होते हैं ना तो कुछ ऐसा मगन हो जाते हैं कि काफ़ी देर तक आंखें नहीं झपकते हैं। और उसको किस तरीके से हम, उसकी कोई एक्सरसाइज होती है कि बच्चों को उसके ऊपर लगा दिया जाए ताकि आंखों की जो रिकवरी है या उनकी सेहत है वो बहाल रह सके? देखिए, जो ड्राइनेस का इशू है ना ये अब ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। अगेन
सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारी डाइट से लेके स्क्रीन का एक्सपोजर और लैक ऑफ स्लीप, ये 3 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो कि इम्पेक्ट कर रही हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी और आई हेल्थ को भी। ठीक है। इसमें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोगों के स्लीपिंग आवर्स भी कम हो रहे हैं, कम हो रहा फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर हम अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा आलूदगी भी एक वेरिएबल फैक्टर रहता है। आलूदगी जी बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये, और इसमें हमें चूँकि आदत हो गई है इवन अगर हम यहाँ भी बैठे हैं तो हमें हो सकता है ना पता हो कि इस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो वी आर कस्टम टू दिस एनवायरनमेंट, लेकिन बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और उसका रिज़ल्ट ये है कि उसमें आंखों में ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, फैक्टर्स के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर हमें फील हो रहा है कि हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हमारा काम ऐसा है, जी, तो वो तो अब जारी बात है, उसका कोई नेवल बदल हो नहीं सकता, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ देर के लिए कोई नैप ले लें या आंखों को बंद करके काम के दौरान 5-10 मिनट के लिए उसको वक्फा दे दें ताकि वो डैमेज होने वाला सिलसिला है उसको रोका जा सके। फिर डाइट में अमूमी तौर पर बचपन से हमने सुना है कि कैरेट का इस्तेमाल, गाजर जो है वो फ़ायदेमंद होती है, मुफीद होती है। और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हो सकती हैं? सुबह के टाइम कहा जाता है कि जो औस पड़ी होती है घास के ऊपर, उसके ऊपर नंगे पाँव चलने से भी आँखों को फ़ायदा होता है या वो नेचुरली आपको रिकवर करती हैं। तो ये ऐसे कौन से इकदाम हैं जिससे हम कम से कम नेचुरली अपनी आँखों को डैमेज होने से बचा सकें अगर हमारा काम भी ऐसा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है? देखिए, जनरली आंखों की जो केयर है ना वो बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर जब हम जैसे बाहर जाते हैं तो हमें आंखों की प्रोटेक्शन लाजमी करनी चाहिए। जो लोग बाइक्स पे सफ़र करते हैं उनको चाहिए ग्लासेस इस्तेमाल करें, और जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं उनको चाहिए कि लुब्रिकेंट्स या आँख को वॉश करने वाले जो ड्रॉप्स हैं उनका रेगुलर इस्तेमाल करें। दूसरे एंड के ऊपर जब हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं कि हम कौन सी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। स्क्रीन की जो चॉइस है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनका डेली का यूज़ है। डेस्कटॉप जो है वो बेसिकली सबसे सेफ डिवाइस है आँख की जो नज़र की प्रोटेक्शन है या आँख की थकावट की जो अलामात हैं उनसे बचाने के लिए। डिवाइस जितनी छोटी होगी, जितनी आँख के नज़दीक आती जाएगी नुकसानदेह है, और जितना आँख से किसी एंगल पे या जाविये पे होगी उतनी नुकसानदेह है। डेस्कटॉप का फ़ायदा ये है वो थोड़ा दूर है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट देखना पड़ता है, आँख थकती नहीं है, तो आप लंबे टाइम के लिए आँख की थकावट के बगैर उस पर काम कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ओपन एयर एनवायरनमेंट की या औस पे चलने की बात की, तो इसका बेसिक ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आँख की ग्रोथ और आँख की हेल्थ, ख़ास तौर पे बच्चों में उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ओपन एयर एक्टिविटीज़ के साथ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गई हैं इंडोर नेचर से दूर हो गए हम। जी। और जितनी जो आई की ग्रोथ है उसको जो स्टिमुलस चाहिए होता है, उसमें जब आँख बहुत ज़्यादा दूर देखती है तो उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। अच्छा, इसलिए हम जो कहते हैं ग्रोथ के लिए प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है, जब आई का स्टिमुलस जितना नज़दीक आता जाता है, आँख के करीब आता जाता है, जैसे कि बंद जगहों के ऊपर इंडोर एक्टिविटीज़ में, तो उससे आँख की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो इस वजह से बच्चों की जो बाहर की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर आ जाएं अगर हम डाइटरी हैबिट्स पे, तो अगेन आप देख रहे हैं कि उसमें जितने भी फाइबर डाइट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। जितनी भी हाईली प्रोसेस्ड फूड होती है उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और हम टोटली चूँकि जंक पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो बाकी चीज़ें वो तो हो रही हैं, लेकिन बॉडी की जो अच्छी ग्रोथ है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और अगेन आँख के ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई होती है। तो डाइटरी हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आँख की हेल्थ के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जो नौज़ेदा बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, हम देखते हैं कि उनकी आंखों में पानी का आना, एक तो कहा जाता है उनकी जो वॉल्स होती हैं, आंसुओं के जो वॉल्स होते हैं या उसकी वेन्स होती हैं वो बंद होती हैं। अच्छा, दूसरा उनकी आंखें चिपक जाती हैं आपस में, वो सोकर उठते हैं तो आंखें नहीं खुल रही होती हैं, और ये बड़े बच्चों में भी अक्सर देखा गया है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये किसी किस्म की कोई आंखों की बीमारी है, और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, छोटे बच्चों के अंदर जो तकरीबन 20% जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें जो पानी वाली नाली है वो नेचुरली ब्लॉक होती है। ओके। ठीक है।
और वो विद टाइम ओपन हो जाती है मोस्टली बच्चों के अंदर। इसलिए अगर तो पैदाइश के टाइम पे या चंद हफ्तों तक भी आंख से पानी आता रहता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ खुद ही से रिजॉल्व हो जाती है और बहुत रेयर केसेस के अंदर हम 1 या 1.5 साल तक वेट करते हैं और अगर पानी के जो निकलने का अमल है वो जारी रहे तो उसको फिर हम एक माइनर सा प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए उस वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी जिस वक्त ये पानी आँख में इकट्ठा होता है तो इससे सेकेंडरी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे आँख में रेशे या डिस्चार्ज का आ जाना। उसके लिए भी अगेन छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर हम जब वेस्ट में, अमेरिका, यूएस में, यूके में इन बीमारियों पे बिल्कुल किसी सूरत में भी स्ट्रिक्टली वो कोई मेडिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इजी है, इसलिए हम फ़ौरन मेडिसिन की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को एंटीबायोटिक्स के थ्रू या बाकी चीज़ों के ज़रिए ख़त्म किया जाए। जनरली जितने भी पेरेंट्स हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आते हैं, मेरी यही कोशिश होती है कि हम उनको यही गाइड करें कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आँख की हेल्थ और सफाई का ख्याल रखें और विद टाइम ये चीज़ खुद ही से ठीक हो जाए। ठीक है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ विटामिन मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। आइज़ के लिए स्पेसिफिकली कौन सा विटामिन है जिसका इस्तेमाल किया जाए अगर आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसी है या मुकम्मल ग़िज़ा नहीं ले पा रहे? देखिए, इसमें तो आर्टिफिशियली जो वाइटामिन हैं, मल्टीवाइटामिन, वो भी अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली आई के हवाले से वो कौन से हैं? उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है आँख की हेल्थ के लिए, दैट इज़ वाइटामिन ए। वाइटामिन ए के भी आगे डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें ल्यूटिन्स या ज़ैंथिन वगैरह शामिल होते हैं। तो कोई भी ऐसी मल्टीवाइटामिन जो कि ल्यूटिन्स या ज़ैंथिन, वाइटामिन ए को केटर कर रही हैं, उनको आप आँखों के हवाले से स्पेसिफ़िकली डेली यूज़ में लेके आ सकते हैं। बाकी हमारी फिर भी गाइडेंस हमेशा पेशेंट्स को यही होती है कि आप नेचुरल डाइट के ज़रिए इस सारी कमी को पूरा करें। जैसे कि गाजर का जूस पी लिया जाए, सौंफ कहा जाता है, वो खाएं तो आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं। तो ये मिथ्स हैं या ये वाकई काम करती हैं हमारे ऊपर? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उसको लंबे अरसे के लिए फिर अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पड़ता है ना। प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि हम कुछ अरसे के लिए उस रूटीन को फॉलो करते हैं और उसके बाद बैक टू नॉर्मल या अपनी जो भी पहले रूटीन चल रही है उस पर वापस आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है जो वॉलनट्स वगैरह आमंड होते हैं, कहा जाता है जो जिस शेप का बना होता है, जैसे वॉलनट है तो वो ब्रेन स्ट्रॉन्ग करता है, तो बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी लेते हैं, फिर अच्छा हमारे ये ऑर्गन स्ट्रॉन्ग करेगा, ये अच्छा करेगा तो हम खा लेते हैं। तो बादाम के बारे में ये मशहूर है कि वो आँख की शेप है तो वो आँखों को मजबूत करता है। तो क्या अगर उन्हें बादाम खिला दिए जाएँ तो आँखें ठीक हो सकती हैं, डाइट में अगर शामिल कर ली जाएँ लंबी रूटीन? ठीक तो मैं कहूँगा कि शायद उस तरीके से नहीं हो सके। अगर उससे अक्सर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ये देने से बच्चे की ऐनक उतर जाएगी, तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया, रिवर्सल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें ये जितने भी डाइट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं। और ओवरऑल भी जो सीड्स हैं, जो नट्स हैं, ये बच्चों की डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। इसमें फ़ाइबर की भी अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की, और जितने बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छी तादाद में होते हैं। तो आँखों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी की आईसाइट वीक हो गई है और वो चश्मा नहीं लगा रहा, जी, तो उसके असरात क्या होंगे? वो आईसाइट जहाँ तक वीक है वहीं तक रुकेगी या उसके और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? वो मज़ीद डैमेज कर सकती है आपकी आंख को, खुदा न खास्ता बिनाई ज़ाया होने की नौबत तो नहीं आ सकती? और दूर की नज़र ख़राब हो रही है या करीब की ख़राब हो रही है, दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो यही होंगे कि धुंधलापन आपको ज़रा फील होगा, या कोई और भी इसके अलावा आप महसूस कर सकते हैं अलामात कोई और भी हैं? ये जो आपको क्वेश्चन, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है बच्चे, यानी कि टीन एजेस तक जो आपकी एज होती है, उस पर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप ग्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि नंबर ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ेगा बल्कि नज़र होगी। इसीलिए ग्रोइंग एज में या छोटे बच्चों में आँख के जो मसाइल हैं वो बड़े बच्चों और बड़े लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उनकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम मिडल एज में जाएँ, 40s तक अगर हम देख लें, तो ये जो एरा है इसके अंदर ज़्यादातर अगर आप ग्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो उससे नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं आती है। अलबत्ता उसकी वजह से आँख पे जो थकावट की अलामात हैं वो ज़रूर पैदा होंगी, क्योंकि आँख को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी उस नंबर को ओवरकम करने के लिए, फोकस करने के लिए ज़ोर बहुत लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आँख में थकन महसूस होगी, स्ट्रेन, खिंचाव, दबाव, धुंधलापन, ये चीज़ें आएंगी।
और अगर हम इससे बड़ी एज में जाएं तो उसमें दूर की नज़र के साथ साथ नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। अगेन ये इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ धुंधलापन ही है, यानी कि पहले आपको दूर अगर देखने में दिक्कत होती थी तो अब आपको मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में या नियर डिवाइसेस के यूज़ में भी धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली आंखों के अगर आईसाइट वीक है, आपकी सिलेंड्रिकल है या इस तरह की कोई नज़र जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके ऊपर लेंस लगाना भी मुमकिन नहीं हो पाता, तो क्या उनके लिए सर्जरी मौजू है, सही है, करवा लेनी चाहिए उन्हें? जी, उसमें मैंने जैसे पहले बताया, बेसिकली इसमें एक प्री असेसमेंट होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी शख्स ग्लासेस नहीं लगाना चाहता है या उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो जनरली जो सर्जरी का या लेज़र का प्रोसेस है, हम इसको सर्जरी तो नहीं बोलते हैं क्योंकि इट्स अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, वो बहुत सेफ़ है एज़ लॉन्ग एज़ वो आपके लिए सूटेबल हो। ओके। तो सेफ्टी वाइज इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता उसके लिए पहले ये मेक श्योर करना ज़रूरी होता है कि आपकी आँख उसको सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके जो टेस्ट हैं वो क्लियर कट ये बता देते हैं कि आपकी आँख के लिए जो प्रोटेक्शन है इसकी लेज़र से वो है या नहीं है। अच्छा, अगर लेंस एक बंदा बहुत तवील अरसे तक लेंस यूज़ कर रहा है, आईसाइट लेंस, तो क्या उसकी आईसाइट उससे भी डैमेज होती है, मज़ीद कमज़ोर होने का खदशा होता है? देखिए, इससे आईसाइट कमज़ोर होने का खदशा नहीं होता है, लेकिन लेंस बजाते खुद कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इस वजह से कि एक तो ओवर टाइम उनकी जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। फिर हमारे यहाँ डस्ट पोल्यूशन बढ़ने की वजह से उसके ऊपर पार्टिकल्स या डस्ट इकट्ठी हो जाती है जो कि आंखों के अंदर किसी भी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है, जो कि सीरियसली नज़र को डैमेज भी कर सकते हैं। और जब हम लंबे अरसे तक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो आंख के अंदर एक फिज़िकल चीज़ है जो पड़ी हुई है हर टाइम, बेशक हमें नहीं फील हो रहा हो, लेकिन वो आंख की जो सर्फेसिस हैं उनको डिस्टर्ब कर रही होती है और लंबे टाइम के अंदर आंख में छोटे छोटे स्क्रैच जो कि हमें मशीनों पे नज़र आते हैं वो विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कोई लंबे अरसे तक कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल आंख के लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरसलान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आँख जो कि अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती नेमत है, इसका ख्याल रखना आपकी हमारी हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और अपनी आंखों को साफ़ भी रखिए, उनकी हिफाजत भी कीजिए, स्क्रीन टाइम में थोड़ी सी कमी लाइए, नेचर से करीब हो जाइए और अपनी डाइट भी बेहतरीन कर लीजिए और विटामिन ए का इस्तेमाल, विटामिन के का इस्तेमाल और मल्टी विटामिन का इस्तेमाल भी साथ साथ अपना जारी रखिए ताकि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, एक हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ अपनी आंखों की सेहत को बरकरार रख पाएँ। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। से विदाज़। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली ओपरा गुलकारा है सायरा पीटर, जिन्होंने लंदन के तारीखी और आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए हैं। और ये मुनफरद और यादगार तकरीब मौसीकी थी जिसमें उन्होंने सकाफ़त, रूहानियत का हसीन इम्तजाज बनाया और जहाँ पर तकरीबन 5000 आवाज़ों पर मुश्तमिल एक अज़ीमुश्शान क्वायर ने उनकी जो अपनी फनकाराना सलाहियतें थीं उनको उजागर किया। बिल्कुल, और इस क्वायर में लंदन के 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ क्वायर्स के गुलकार शामिल थे जिन्होंने अपनी हम आहंग आवाज़ों से हॉल को मशहूर कुन माहौल में बदल दिया है। सारा पीटर ने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान मशरकी और मगरबी मौसीकी के खूबसूरत इम्तजाज को पेश किया और न सिर्फ अपनी गुलकारी का लोहा मनवाया बल्कि तलबा, सितार और क्लासिकी धुनों के साथ तबला और इसके साथ जो एक खूबसूरत उन्होंने कॉम्बिनेशन पेश किया है वो हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक झलक आपको आज के प्रोग्राम में भी दिखा सकें। तो सबसे पहले सारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तानियों का अपने सर फ़ख्र से बुलंद किया है, तो ये कितना बड़ा आपके लिए अचीवमेंट थी, ये लम्हा था जब आपको इस मौके पर, इस मंच के ऊपर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिला? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आज। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एज़ अ पाकिस्तानी मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और लंदन की जो आइकॉनिक बिल्डिंग है रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया और 40 वोकलिस्ट नहीं थे, 400 वोकलिस्ट थे। अरे वाह, ज़बरदस्त जी। 525 का पूरा ऑर्केस्ट्रा था और इसकी जो कंडक्टर हैं वो बहुत बड़ा नाम है हमारे यूके में, माइकल एंड्रयूज़। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हमने जो है, मैंने उर्दू ज़बान में भी एक गाना पेश किया
और वाओ। फिर एक इंग्लिश में, 3 इंग्लिश में हमने गाए थे, और एक मैंने फ्यूजन किया था उसमें वेस्टर्न और हमारा जो पाकिस्तानी अच्छा सायरा, क्लासिकल है। वहाँ पर उर्दू समझ आ रही थी सुनने वालों को, और जब आप उर्दू में गाना गुनगुना रही थी, गा रही थी, वहाँ पर बजा रही थी, तो उस वक्त वहाँ पे जो नाजरीन हाजरीन मौजूद थे उनका क्या, उनके एक्सप्रेशन क्या थे? वो झूम रहे थे, समझ आ रही थी उन्हें? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेशन भी चल रही थी Okay. स्क्रीन के ऊपर, और लोगों का रिस्पांस मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़ के है। और मैं समझती हूँ क्योंकि वहाँ पे सारी जो ऑडियंस थी वो वेस्टर्न ऑडियंस थी। 5000 का क्राउड था और हाउस फुल था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने एज अ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तानी ड्रेस पहना, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें सारी जो थी वो पाकिस्तानी हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जो कि बाकायदा पाकिस्तान से बनकर आया था। ज़बरदस्त। और मेरे लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी वहाँ मौजूद थे, हसीब साहब अपनी वाइफ के साथ, वो स्पेशली आए थे इस प्रोग्राम को, बहुत उन्होंने अटेंड किया, और मुझे बहुत सपोर्ट मिली पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मीडिया। मैं बहुत ज़बरदस्त, शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए भी, हमारे अंदर भी वो जो सारा कुछ बता रही हैं, एलेबोरेट कर रही हैं, तो हमें सुन के इतनी खुशी हो रही है। तो आपने तो वहाँ पे परफॉर्म किया। एक तो ये कि सूफ़ी ओपरा ये जो टर्म है, ये दो मुख्तलिफ तहजीबों को आपस में मिलाती है। आपने किसी को देख के इंस्पायर हो के ये इसका आगाज़ किया या सीखने की कोशिश की, खुद से सीखा? और अगर थोड़ा सा, अगर आपके लिए मुमकिन हो, हमारे देखने वालों को समझाने के लिए सही, तो कुछ गुनगुना के भी बताइएगा। जी जी, सूफ़ी ओपरा जो टर्म है, ये जो जॉनरा है म्यूज़िक का, ये मैंने इजाद किया है। अरे वाह। और इसमें जो है मैं अपनी यूके में जो टीम है, मेरी पूरी टीम है यहाँ पर, उसमें मेरे वोकल कोच हैं पॉल नाइट, और लिब्रिटिस्ट हैं हमारे जिन्होंने ओपरा लिखा है। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की उमर मारवी की कहानी पे बेस्ड है। और इसमें जो है मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि वेस्टर्न क्लासिकल और पाकिस्तानी क्लासिकल का फ्यूजन इस Okay. म्यूज़िक में है, और ये अभी एक जर्नी में है। तो मैं थोड़ा सा आपको जी, सुनाती जी। हूँ जो मैंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में जो परफॉर्म किया था, और ये सॉन्ग हमने जो गाया था, इसमें मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी बताती हूँ, क्योंकि जब वेस्टर्न क्लासिकल हम जब गाते हैं तो हर जो जिस 400 वोकलिस्ट मेरे साथ उन्होंने गाया, और बैकिंग में और हारमनी में गाया। मींस कि हर एक सिंगर जो है वो अपनी अपनी सुरों पे गा रहा है, और 400 आवाज़ें जब मिलती हैं और मेरी एक तो आवाज़ समा बन जाता होगा। तो वो, जी बिल्कुल, और उसमें आपको अपने सुरों पे खड़ा होना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना। मेरा रियाज कोई 8 घंटे का है, रोज़ का है, और जो कि मेहनत, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त। मेहनत की ज़रूरत है। वेस्टर्न क्लासिकल में कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसमें हमने एक सॉन्ग किया था जो कि माइकल एंड्रूज़ ने ही कंपोज किया था। अच्छा। जो डायरेक्टर हैं ऑल सोल्स ऑर्केस्ट्रा के, और उसमें जब उन्होंने वो पूरा वेस्टर्न क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है, तो जब मैंने सुना वो सॉन्ग और उन्होंने कहा आपने ये गाना है, तो मैंने कहा इसमें मैं अपना पाकिस्तानी क्लासिकल जो है फ्यूजन करना चाहती हूँ। तो हम लोग जब, मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम रिहर्सल कर रहे थे, और जब मैंने उनका जब पार्ट आया वेस्टर्न क्लासिकल का और मैंने पाकिस्तानी क्लासिकल का फ्यूजन किया उसके अंदर, तो सारे ऑर्केस्ट्रा जो था वो झूमने उन्होंने लगे हाथ मतलब। रोक लिया, और उन्होंने कहा कि जी हाँ, उन्होंने कहा ये तो बड़ा खूबसूरत आपने ये मोटिव चले फिर किया है। कुछ हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको जी, सुना ज़रूर, देती हूँ। ज़रूर। जी जी। We have been through fire and rain. We have walked the dark valley, overwhelmed and lost for words, aching for the stolen years. How long, oh Lord? How long, oh Lord? This is the song of a God. Ah, la 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 la.
ला 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 ला। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत ही खूब, बहुत खूबसूरत खूब, सायरा जबरदस्त। पीटर, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और जिस तरह से आपने ये फ्यूजन बनाया है, एक नई जिद्दत लाई है आपने बिल्कुल मौसीकी मुनफरिद के चीज़ है अंदर, ये। बिल्कुल। और जो आपने नई टर्म इजाद की है, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देते हैं, और इसमें आप जीत गई हैं, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत फ्यूजन बनाया है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी आप पर बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं, आप खुद भी बड़े शानदार काम कर रही हैं। वहाँ पर रहते हुए उन लोगों को अपना कल्चर समझाने का ये बेहतरीन तरीका है, अपनी रिवायात को वहाँ तक पहुँचाना, अपने कल्चर को, अपनी मौसीकी को वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी था जहाँ पर आप मौजूद थी, और फिर आप पाकिस्तान की मौसीकी को वहाँ तक पहुँचा पा रही थी। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन सब का कैसा रहा, इसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसा रहा? और जिस आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी जो वहाँ पर सुनने वाले मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आपको वेलकम किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो आपके फैमिली क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली तो हमेशा मेरे साथ रहती है और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती है। बल्कि उस प्रोग्राम में जो हमारे यहाँ के जो एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के और हाई कमिश्नर्स जो थे वो भी आए थे, और ये प्रोग्राम जो है ये काफ़ी सालों से, तकरीबन 50 साल से हो रहा है, और ये इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम है, और ये साल में एक दफ़ा होता है प्रॉम प्रेज़, और इसके लिए पूरे साल जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में इंतज़ार किया जाता है, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है एज़ अ पाकिस्तानी, और पहली दफ़ा उन्होंने किसी पाकिस्तानी को इनवाइट किया था इस प्रोग्राम में। तो मैं समझती हूँ कि एज़ अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और फिर पाकिस्तानी जो मीडिया है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, और आप सब जो है आप भी मेरी फैमिली हैं, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं बिल्कुल, और हमारी तरफ से ढेरों दुआएं। आपकी वजह से मैं सुबह के 6 बजे यहाँ पे, मैं लंदन में हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ, बहुत शुक्रिया, तो बहुत मैं शुक्रिया सुबह के आपके 6 बजे उठी हूँ। सायरा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपके इस वक्त के लिए, और अल्लाह ताला आपसे बहुत सारी कामयाबियाँ दें, और आप वहाँ पर रोशन करती रहें। और जिस तरह आप पाकिस्तानी रिवायती लिबास के अंदर वहाँ पर आपने प्रेजेंटेशन अपनी दी है, आप वहाँ पर गए हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि आप कोई तो है जो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का किरदार वहाँ पर उजागर कर रहा है। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। सायरा पीटर हमारे साथ मौजूद थी, सूफी ओपरा सिंगर, और यहाँ पर एक शामिल करते हैं ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बजट की आमद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें रवा माली साल की माशी कारकर्दगी से मुतल्लिक इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है, जो कि कल अब अवाम के सामने पेश किया जाएगा। जी हाँ, और इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा भी मौजूद थे। ज़रा ये बता रहे हैं कि इक़्तिसादी सर्वे में मुख्तलिफ मुआशी शोबों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, जबकि इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2025 और 26 आज जारी किया जाएगा। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मईशत, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पहले तो बार बार तारीख पे तारीख तब्दील की जाती रही है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे टैक्सेस डाले जाते हैं जो कि IMF के ऊपर डालकर हमें एक झंडी दिखा दी जाती है, सुर्ख झंडी, और फिर उसके बाद हम भुगतने के लिए वो तैयार होते हैं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस जो रवा माली साल है, इसमें कहा जाता है कि जो मुआशी कारकर्दगी है, तरक्याती अहदाफ हैं और मुख्तलिफ शोबों की सूरत हाल है, उसका तफसीली जायज़ा लिया गया है। क्या समझते हैं कि इस बजट के अंदर कुछ बेहतरी आएगी? अगर इतना जायज़ा लिया गया है डेप्थ में जाके, तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कुछ बेहतरी आ रही है बजट के अंदर? अस्सलामुअलैकुम। देखें, बात यह है कि IMF ने जो असल शर्त लगाई हुई है वो ट्रांसपेरेंसी की है। तो अगर ट्रांसपेरेंट हो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। मगर यहाँ करप्शन, पिलफरेज और वो जो पैसे बजट में रखे जाते हैं उनका गलत इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है, और मुझे ख्याल है कि अभी तक ना नैब में कोई तब्दीली आनी है, ना FBR में कोई तब्दीली आनी है। तो जब वो नहीं आनी, और अगर आपका बजट कोई 2 ट्रिलियन से 2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा होगा पिछले साल का, तो और हदफ पहले पूरे नहीं हुए, तो वो बोझ आवाम पे ही जाएगा। एक
फिक्स टैक्स भी शायद लगा रहे हैं दुकानों पे 25,000 रुपए, तो नेचुरली वो दुकानदार जो है सारफ पे वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली बढ़ रही है, फिक्स चार्जेस आपके बिलों में ज़्यादा हो गए, हिडन जो हैं टैक्सेस भी आ गए हैं। तो इन्फ्लेशन इस साल बढ़ी है, कहीं 18-20% पे चली गई है। फूड इन्फ्लेशन तो उससे भी ज़्यादा चली गई। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हल नहीं हुई। तो जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, उनको मराते नहीं मिलती, डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री नहीं होती, तो हम ये ख्वाबें ही हैं। अब आप देखिए ना कि IMF ने ये भी कहा हुआ है कि हुकूमत का हुजम कम कीजिए। हम ना हुकूमतों के हुजम कम कर रहे हैं, ना ही हवाई जहाज और गाड़ियां खरीदने पे तुले हुए हैं। तो वो जो अखराजात हैं वो खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, खसारा भी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, तवक्को रखी जा सकती थी कि इस बार कुछ बेहतरी है, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे। और बजट की आमद है, इसी हवाले से अब तमाम वज़ीरान मुशीरान मुतहरक हो चुके हैं ताकि आवाम को भी कायल करना है जो बजट आ रहा है उसके लिए। तो इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।